थोरेसिक कैविटी में आ गए। थोरेसिक कैविटी रिब्स के अंदर जो कुछ भी उसको थोरेसिक कैविटी। अच्छा, रिब केज के अपर वाला मार्जिन इसको सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर कह देते हैं, लोअर वाला मार्जिन इंफीरियर थोरेसिक अपर्चर कह देते हैं। इंफीरियर थोरेसिक अपर्चर अभी हम करके आए हैं पीछे। डायफ्राम और डायफ्राम की ओपनिंग से जो स्ट्रक्चर गुजर रहे हैं, दीज आर ऑल द ओपनिंग्स विद इंफीरियर थोरेसिक अपर्चर। और सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर है बिटवीन फर्स्ट रिब्स, ठीक है। एंटीरियरली मैनूवरियम स्टर्नम, बैक पे फर्स्ट T1 वर्टिब्रा और साइडों पे फर्स्ट रिब। तो इसके अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स गुजर रहे हैं? बाउंड्रीज हो गई, फर्स्ट रिब, स्टर्नम और पीछे T1 वर्टिब्रा, ये इसकी बाउंड्रीज है। इसमें से स्ट्रक्चर्स कौन से गुजर रहे हैं, ये पिक्चर याद करने की कोशिश करें। फ्रंट पे मसल्स, हेड एंड नेक के आपने पढ़े थे, ये जो इंफ्राहाइड वाले मसल्स, स्टर्नोहाइड, स्टर्नोथायराइड, वो वाले मसल्स, इनके दरमियान थाइमस भी पड़ा होता है, ठीक है। देन बैक पे ये देखिए आर्टरीज, आगे वेन्स होती हैं, पीछे आर्टरीज होती हैं। अब वेन्स में देखिए ब्रेकियोसेलिक वेन्स दोनों साइडों की, जो कि आगे जाके इंटरनल जुगुलर और सबक्लेवियन बन जाती है। बैक पे आर्टरीज, राइट साइड पे ब्रैकियोसेफालिक आर्टरी होगी, लेफ्ट साइड पे कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी होगी। और उनके दरमियान ये दो नर्व्स होंगी जो कि फ्रेनिक एंड वेगस नर्व, ठीक है। और पीछे लंग्स भी थोड़े से फर्स्ट स्टेप से ऊपर तक आते हैं, तो इसके कंटेंट्स में फर्स्ट ये भी आ जाएंगे आपके डोम ऑफ या एपेक्स ऑफ लंग्स। और बैक पे थोड़ा बहुत वो आ जाते हैं जिनका अब आप ना भी जिक्र करें। आर्टरी आपने देखी थी ना कि सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी और इंटरकोस्टल वेन सुपीरियर वाली, और फर्स्ट नंबर फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस की जो नर्व थी वो सारी यहाँ से हो के बाहर निकलती हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे हो के बाहर निकलती हैं, ठीक है। वो आर्टरी वेन नर्व वो सारी कहानी, खैर उनको छोड़ दें, आप एटलीस्ट इतना याद रखें। एंटीरियरली मसल्स, थाइमस, वेन्स में ब्रेकियोसेफालिक वेन्स, आर्टरी में ब्रेकियोसेफालिक आर्टरी, कॉमन कैरोटिड सबक्लेवियन आर्टरी, नर्व्स में वेगस और फ्रेनिक नर्व्स, और ऑफ कोर्स ट्रैकिया एंड इसोफेगस, और प्लूरा, लंग प्लूरा। बाकी छोटी चीजें पीछे रह गई, नहीं भी होती तो बात। यहाँ सर्वाइकल रिब वाले बात भी समझना आसान है कि अब सबक्लेवियन आर्टरी इसके ऊपर से चक्कर खा के गुजरी है ना फर्स्ट रिब। अगर सर्वाइकल रिब एक एक्स्ट्रा रिब हो तो इस रिब के साथ जो है इस आर्टरी की किंकिंग हो जाएगी, तो पल्स वीक हो जाएगी अपर लिम्ब, ठीक है। सिमिलरली जब सर्वाइकल रिब होगा तो लोअर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस भी तंग होगा, वो यहाँ से इसके ऊपर से घूम के गुजरना था, देखिए C1 की जो वो इसकी ऐसे गुजरनी थी, तो वो नहीं गुजर पाएगा, तो यहाँ से इसको इश्यू होगा, ठीक है। तो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, वेरी गुड। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में अगर लोअर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस के साइंस आए प्लस सब क्लेवियन आर्टरी के ना होने के, तो आपका सवाल इस तरह आएगा कि फुल क्लॉ हैंड प्लस एब्सेंट सब रेडियल पल्स, देन यू कैन गो फॉर सर्वाइकल रेप, ठीक है। क्योंकि क्लम्पीज हैंड था लोअर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस की वजह से वो हो रहा है, प्लस ये आर्टरी हो रही, तो ये आउटलेट सिंड्रोम। अच्छा, इस पे कहानी चलती रहती है कि इसको थोरेसिक इनलेट कहना है, आउटलेट कहना है, इस पंगे में आप ना पड़ा करें, ठीक है। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम इज करेक्ट। एनाटॉमी से इसको इनलेट कह देते हैं, सर्जन इसको आउटलेट कह देते हैं। तो अगर आपको कंफ्यूजन से बचे रहना है तो गो फॉर सुपीरियर थोरेसिक एंड इंफीरियर थोरेसिक अपर्चर। वैसे डायफ्राम वाली ओपनिंग को शायद ही थोरेसिक आउटलेट कहते हैं, तो इस चीज में रहना है कि थोरेसिक इनलेट एंड आउटलेट अक्सर सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर के लिए ही लफ्ज यूज कर रहे होते हैं। क्योंकि देखिए आपने थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम भी किया, कुछ लोग इसको थोरेसिक इनलेट भी कहते हैं, तो अपने डायफ्राम के लिए थोरेसिक आउटलेट का नाम नहीं सुना होगा, ठीक है। देन देयर इज मीडियस्टम। थोरेसिक कैविटी में ओवरऑल जो रिब्स, देखिए फर्स्ट रिब के नीचे, डायफ्राम के ऊपर और रिब्स के दरमियान जो कुछ भी है ना, इट इज थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी का मेजर बल्क जो है वो दोनों साइडों पे लंग्स ने लिया हुआ है। अब दोनों लंग्स के दरमियान जितनी स्पेस बच गई है ना, यहाँ ये इतनी सारी स्पेस बची हुई नजर आ रही है, ये वाली लंग्स के दरमियान जितनी स्पेस बच गई है, दिस इज नोन एज मीडियस्टम, ठीक है। तो मीडियस्टम इज अ पार्ट ऑफ थोरेसिक कैविटी। तो अब थोरेसिक कैविटी की दो बड़ी कैविटीज आप कर सकते हैं, एक प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी वैसे रफ टर्म में प्लूरल कैविटी खुद बड़ी छोटी सी होती है। जो है थोरेसिक कैविटी में लंग्स आते हैं और लंग्स के दरमियान में जो स्पेस बच जाता है, दिस इज मीडियस्टम। मीडियस्टम को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंगल ऑफ लुईस से लेकर डिस्क ऑफ फोर्थ T4 एंड T5 ये वाली जगह, ठीक है। इन दोनों से आप लाइन बन जाती है। इस लाइन से ऊपर ऊपर जो है वो है सुपीरियर मीडियस्टम, इससे नीचे नीचे जो है वो है इंफीरियर मीडियस्टम। इंफीरियर मीडियस्टम को हम फर्दर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हार्ट, ठीक है, पेरिकार्डियम के।
इन फ्रंट ऑफ पेरिकार्डियम, विद इन पेरिकार्डियम, बिहाइंड पेरिकार्डियम। तो इन फ्रंट ऑफ पेरिकार्डियम में एंटीरियर मीडियस्टम, तो विद इन मीडियस्टम पेरिकार्डियम जो है मिडिल मीडियस्टम और पोस्टीरियर मीडियस्टम, चार मीडियस्टम होंगे, सुपीरियर, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। इनके अगर आपने मार्जिन या इनकी वॉल्स का एमसीक्यू आ गया तो आपको सिर्फ ये पिक्चर आती हो ना, आप खुद ही बना सकते हैं। इसके आगे मेनोरियम स्टर्नाई, बैक पे देखें फर्स्ट फोर रिब्स, और लेटरली जो है आपके लंग्स आ जाएंगे। इंटीरियर वाले के इंटीरियरली बॉडी ऑफ स्टर्नम, बैक पे पेरिकार्डियल कैविटी और साइडों पे लंग्स। इस वाले के एंटीरियरली पोस्टीरियरली हर तरफ पेरिकार्डियम। इस वाले के एंटीरियरली पेरिकार्डियम, बैक पे 5 से लेकर 12 तक वर्टिब्रा और साइडों पे लंग्स। ठीक है, तो ये मीडिया, ये एक लिस्ट होगी। इसको मैं आपको बोल के नहीं सुना रहा, या आप रट लेना, या आपने रटनी है। कॉन्टेंट्स ऑफ मीडियास्म के हैं, स्क्वायर मीडियास्म के क्या कॉन्टेंट्स हैं, एंटीरियर मीडियास्म के क्या कॉन्टेंट्स हैं, पोस्ट मिडिल एंड पोस्टीरियर मीडियास्म के क्या कॉन्टेंट्स हैं। स्क्वायर मीडियास्म के कॉन्टेंट्स में आपको बाय पिक्चर दिखा देता हूँ। वापस आता हूँ। स्क्वायर मीडियास्म के मोस्टली कॉन्टेंट्स वही हैं जो आपने अभी थोरेसिक इनलेट में से गुजरते देखे। आप मेजर मेजर चीजें, आप थोड़ा सा तस्वीरें देखेंगे आप खुद ही याद रहने लग जाएंगी। आपको बताया था आर्च ऑफ एओर्टा की स्टार्ट एंड एंड वाले लेवल पे, तो ये सुपीरियर मीडियम में से ऊपर ऊपर। ठीक है, बाइफरकेशन ऑफ ट्रेकिया भी आ गया। और ये अब देखें इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या है, हम पहले सिर्फ वेन्स देखते हैं। सुपीरियर वेना केवा, और ये आपका देखें यहाँ खत्म हो रहा है, ये फर्स्ट स्टेप यहाँ करके इस जगह पर करके खत्म हो रहा है यहाँ पे। अब इससे इस जगह के दरम्यान देखिए वेन्स कौन सी है। सुपीरियर वेना केवा, राइट एंड लेफ्ट ब्रेकिस वाले, आर्टरीज कौन सी, आर्च ऑफ एओर्टा, राइट ब्रेकिसफेलिक आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, आर्टरीज होगी। आर्टरी के साथ ये देखें आपका ये भी है, वो लिगामेंटम आर्टेरियोसम भी होता है। बाकी देखें पीछे ट्रेकिया गुजर रहा है। ठीक है, और ट्रेकिया का बाइफर्केशन पॉइंट भी स्पिरिमिडिएशन के अंदर आ जाता है। मोटी मोटी चीजें क्या हो गई, स्पिरिमिडिएशन के बाद राइट लेफ्ट ब्रेकिसफेलिक वेन्स, arch of aorta, right brachiocephalic artery, and right and left left common carotid and subclavian arteries। और साथ हमने ट्रेकिया देखा, और ट्रेकिया की बैक पे इसोफेगस। ठीक है, इसके बैक पे इसोफेगस गुजर रहा है, ये नीचे से नजर आ रहा है। तो ये हो गई चीजें ये। और अब हम थोड़ी थोड़ी चीजें और ऐड करते हैं। ये देखिए ये वाली पेरिकार्डियम की वेन्स, राइट एंड लेफ्ट, यहाँ पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेन्स वो इसमें होती हैं। इसी तरह इंटरनल थोरैसिक भी ऐड कर दें, एजाइगस भी ऐड कर दें, वो पश्चिम मीडियम में चली जाती है बात। ये आपने कल थायराइड के साथ देखा था, हेड एंड नेक में इंफीरियर थायराइड वेन, थायराइड इंटिमा आर्टरी भी कहते हैं इसको, इंफीरियर थायराइड वेन। ठीक है, थायराइड इंफीरियर थायराइड वेन, वेन्स होगी छोटी मोटी। साथ और स्ट्रक्चर्स ऐड करें तो इन फ्रंट ऑफ ऑल दिस थाइमस ग्लैंड पड़ा होता है, बच्चों में बड़ा होता है, बड़ों में ना होने के बराबर होता है। इन फ्रंट ऑफ दिस थाइमस ग्लैंड पड़ा है, उसके ब्लड वेसल्स होंगे। आप में से कोई बता सकता है कि थाइमस के फ्रंट पे भी कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इंटरनल सुपीरियर मेडिस्टम का पार्ट होंगे। थाइमस के भी इन फ्रंट पे कौन सा स्ट्रक्चर पड़ा होगा। अभी आप करके आए हैं थोरेसिक इनलेट में, मसल्स हैं। ठीक है, स्टर्नोहाइड स्टर्नोथायराइड मसल्स हैं। पीछे क्या रह गया, पीछे नर्व्स रह गए। ठीक है, नर्व्स दो ही बेसिक नर्व्स आपने याद रखनी है, राइट वेगस एंड फ्रेनिक, वेगस एंड फ्रेनिक। एंड ऑफ कोर्स बिल्कुल बैक पे आपकी वो भी गुजर रही होती है, सब सिंपैथेटिक ट्रंक्स भी गुजर रहे होते हैं। अच्छा हाँ, वेगस नर्व ये जा रही है, वेगस नर्व, वेगस नर्व की एक ब्रांच होती है लेफ्ट रिकरेंट लेंजल नर्व। ठीक है, ये लेफ्ट रिकरेंट लेंजल नर्व हमने थोरैक्स के रिलेशन में, थॉराइड के रिलेशन में कल पढ़ी थी, और लेरिंग्स की हमने उसमें भी पढ़ी थी इनर्वेशन में। तो वो आर्च ऑफ एओर्टा के नीचे से इसमें गुजरना होता है, देन जो है ये वाली दिस इज रिकरेंट लेंजल नर्व। तो यही सारे कंटेंट्स हैं जो आपको उसके मीडियम के मैंने दिखाए। तो आपको यही सारी चीजें थी, देखिए ना, थाइमस, ब्रेकिसफेरिक वेन, अपर पार्ट ऑफ वेना केवा, ब्रेकिसफेरिक आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, आर्च ऑफ एओर्टा, बोथ फ्रेनिक, बोथ वेगस, लेफ्ट
रिकरेंट लेरेंजियल, कार्डिक नर्व, ट्रैकिया, लिम्फ नोड, इसोफेगस, थोरैसिक डक्ट, मैं थोरैसिक डक्ट भूल गया था, थोरैसिक डक्ट एंड सिम्पैथेटिक नर्व। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सुपीरियर मीडियम में से गुजरती हैं। तो ये हो गए। बाकी एंटीरियर मीडियम के अंदर जो है ज़्यादा खास चीज़ें नहीं होती, बस वो थोड़ा बहुत थाइमस होता है और उसके साथ स्टर्नो पेरिकार्डियम, स्टर्नम से लेकर पेरिकार्डियम तक लिगामेंट्स हैं वो होते हैं, और लिम्फ नोड्स होते हैं। मिडिल मीडियम में ऑफ कोर्स पेरिकार्डियम के अंदर अंदर वाली सारी चीज़ें। पेरिकार्डियम इटसेल्फ, हार्ट, उसके ग्रेट वेसल्स की ओरिजिनल इंसर्शन स्टार्ट वाले एरियाज आ जाएंगे। उसके बाद फ्रेनिक नर्व भी इसके अंदर आ जाती है, बाइफर्केशन ऑफ फ्रेनिक इसके अंदर आ जाती है। और सीयर मीडियम के अंदर descending aorta, esophagus, thoracic duct, azygous venous system, azygous, hemizygous, vagus, splanchnic, sympathetic, and lymph nodes. So this was what mediastinum. ठीक है, ये posterior mediastinum एंड superior mediastinum के अलावा ये posterior mediastinum दिखाया हुआ है, जिसमें से esophagus, दोनों वेगस, फ्रेनिक मिडिल में से गुजरती हैं, और ये एओर्टा गुजरती हुई दिखाई दी है। ठीक है, then there is respiratory. I'll take 2 minutes break here. इंशाल्लाह जब आपके जहन में कोई क्वेश्चन है वो आप यहाँ पोस्ट कर दें, कोई और काम करना है पानी पिए, फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। आगे हम ट्रैकिया, लंग्स एंड प्लूरा करेंगे, फिर आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले प्लूरा। प्लूरा आपका जो है डबल लेयर ऑफ मीजन मीजनकाइम होता है, ये मीजनकाइम नहीं कहना चाहिए, सॉरी। जो है डबल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन होती है दैट इज कवरिंग द लंग्स एंड इट्स कवरिंग ऑल द विस्टरल ऑर्गन्स। तो होता यह है कि आपको ना थोड़ा सा कंसिडर करें विस्टरल और प्लूरल लेयर की डिफरेंस के लिए इस वाले पिक्चर को। एक सेकेंड। ठीक है, इस वाले। तो इमेजिन करें कि बिफोर द स्टार्टिंग एम्ब्रियोलॉजिकली एक लेरेंजियो जो लंग्स बड बनना शुरू करे तो दोनों साइड पर बैलून थे। एक्चुअल थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन समझने के लिए आसान है। जब लंग बर्ड्स ग्रो किए और ग्रो करके साइड से बलून को उन्होंने पंच करना शुरू किया, देन जो है वॉल जो बलून जो लंग्स इन ग्रोइंग लंग्स के साथ साथ जो जुड़ी रहेगी दिस इज विस्रल लेयर। जैसे जैसे लंग्स ग्रो करते चले जाएंगे, जो विस्रल और पैराइटल लेयर के दरमियान डिस्टेंस कम होता चला जाएगा, और जो है वो दो लेयर्स होती हैं। अच्छा, तो हमें इससे दो तीन बातें पता चली। एक बात यह है कि जो कोई भी प्लूरा है इट इज क्लोज्ड बलून लाइक स्पेस, इसका बाहर से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है। नंबर टू, जब बाहर से कोई चीज इसके अंदर आ रही है, जिस तरह लंग्स इन ग्रो कर रहे हैं इसके अंदर, तो विस्रल और वो विस्रल और पैराइटल लेयर के अंदर डिवाइड हो गई। जो लंग के साथ जुड़ा रह गया वो विस्रल, जो बाहर रह गया वो पैराइटल। नंबर थ्री के लंग्स के अंदर आने की वजह से प्लूरा में टीयर नहीं आया, तो वो अपनी तरफ बलून कंटिन्यूटी उसकी मेंटेन्ड ही है, तो वो अंदर और दो लेयर्स के दरमियान डिवाइड हो गया, तो स्पेस वही प्लूरल स्पेस, एयर टाइट स्पेस अभी तक मेंटेन है। और नंबर फोर कि जैसे जैसे वो बड़ा होता चला गया तो स्पेस कम होती गई। आखिरी बात ये है कि द पॉइंट वेयर विस्रल प्लूरा बिकम्स कॉन्टिन्यूस पैराइटल प्लूरा, इट्स ऑलवेज द प्लेस जहां से लंग्स एंटर होना शुरू है। ठीक है, तो वो वाली रूट वाली जगह है। तो रूट वाली जगह से विस्रल प्लूरा पैराइटल प्लूरा का हिस्सा कंटिन्यू कर जाता है। तो दिस वाज कॉन्सेप्ट ऑफ प्लूरा के पैराइटल प्लूरा क्या होती है, विस्रल प्लूरा क्या होती है। जो वो उसके साथ लगी होती है लंग्स के साथ वो विसरल है, और जो बाहर वॉल के साथ लगी होती है पैराइटल है। इसकी जो सर्फेसिस है वो आप बना सकते हैं मीडियस्टम की तरफ। मीडियस्टम है ये वाली स्टर्नो कोस्टल सरफेस होती है, ये वाली इंटीरियर सरफेस होती है, और ये एपेक्स होती है।
अच्छा, यहाँ भी ये पिक्चर है, इसके अंदर यही वाली चीजें दिखाई हुई है। ग्रीन के अंदर पेरेटल दिखाई हुई है, पर्पल ब्लू के अंदर उन्होंने विसल दिखाई हुई है, और ये रिफ्लेक्शन का पॉइंट दिखाया हुआ है एट द लेवल ऑफ रूट ऑफ द लंग्स, जहाँ वो पेरेटल विसल आपको मिलती है। अब मैंने आपको बताना था दो रिसेसेस का। जब लंग्स के आप मार्जिन्स की तरफ चले जाते हैं, पेरिफेरी की तरफ, तो वेरी शार्प पतली सी जगह डीपली डाउन डिप आ रहा होता है। इस डिप के अंदर प्लूरा एंड तक जाते हैं, लेकिन लंग्स एंड तक नहीं जाते हैं। ठीक है। अभी देखिए इस स्पेस में प्लूरा एंड तक जा रहा है, लिवर नहीं जा रहा। सो दिस पॉकेट, इसकी दोनों साइडों पे पैराइटल प्लूरा है। बाकी हर जगह एक साइड पे पैराइटल, एक साइड पे विसरल था, लेकिन अगर बिल्कुल नीचे चले जाए तो इसकी दोनों साइडों पे पैराइटल प्लूरा है। सो दिस एरिया, जिसके दोनों साइड पे पैराइटल प्लूरा है और इसमें प्लूरल फ्लूइड भी होगा, और इट इज द कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस। ये देखिए कोस्टल कार्टिलेजेस एंड कोस्टल मार्जिन, कोस्टल कार्टिलेजेस के साथ या कोस्टल रिब्स के साथ ये वाली वॉल बन रही है, और ये वाली रिब वॉल जो है वो डायफ्राम के दरमियान बन रही है। सो दिस इज नोन एज कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस। ये आप कोरोनल सेक्शन में देख रहे हैं, जो आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में। अगर आप उसको हॉरिजॉन्टली कट कर दें तो एक और रिसेस नजर आती है। तो ये वाली ठीक है। ये देखिए ये एक रिसेस नजर आ रही है, ये जगह अलग हो गई। सो इट इज बिटवीन द कोस्टल सरफेस एंड बिटवीन द mediastinal surface, so it is known as costo-mediastinal recess। अब आप मुझे इस सवाल का जवाब दें, एक्सरे में कौन सी वाली रिसेस नजर आएगी? जो आप अपना नॉर्मल पीएमयू टेस्ट करते हैं, इसमें कौन सी वाली रिसेस नजर आएगी? कोस्टो, वेरी गुड, डायफ्रामेटिक रिसेस नजर आएगी ये वाली। कोस्टो मीडियस्टल रिसेस देखने के लिए आपको हमेशा सीटी स्कैन करना पड़ेगा, एक्सरे में नहीं नजर आएगी। देन देर इज प्लूरल कैविटी। इस सारी जो इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होती है, इसको प्लूरल स्पेस भी कहते हैं, प्लूरल कैविटी भी कहते हैं। ठीक है। ये इट इज ऑलमोस्ट पोटेंशियल स्पेस। ये मेम्ब्रेन्स दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब जुड़े हुए होने के करीब होती हैं, क्योंकि इनके अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है, तो लंग्स इनके अंदर फूले रहते हैं, तो ये थोड़ा सा रहता है। चलें, पोस्ट और रिसेसेस में, रिसेसेस का फायदा होता है जब बंदा लंबा सांस लेता है ना, तो ये डायफ्राम ऐसे सीधी हो जाती है। डायफ्राम सीधी होती है तो ये वाली रिसेस ऐसे चली जाती है, लंग्स यहाँ तक आ जाते हैं। ठीक है। और जब बंदा एक्सपायर करता है, डायफ्राम ऊपर चली जाती है, डायफ्राम ऊपर चली जाती है तो रिसेस में से लंग बाहर निकल जाता है। एक है पल्मोनरी लिगामेंट। जो ये वाली जगह थी ना, ये वाली जहाँ रिफ्लेक्शन होती है, ये वाली जगह आपको दिखाई थी, ये रिफ्लेक्शन वाली, वो जो है ना, जितना रूट्स का स्ट्रक्चर है उनसे थोड़ी ज्यादा बड़ी होती है, नीचे तक जाता है ये रिफ्लेक्शन वाली जगह, डबल लेयर्ड। ठीक है। ये जो निचले वाला एरिया है जिसके अंदर स्ट्रक्चर्स नहीं है, दिस इज नोन एज पल्मोनरी लिगामेंट। इट इज बेसिकली यही इसी फोल्ड की डाउनवर्ड एक्सटेंशन है, डाउन इसकी। इसका फायदा होता है कि जब आप लंबा सांस लेते हैं तो ये सारे स्ट्रक्चर्स डाउनवर्ड जब आते हैं तो इसके अंदर अकोमोडेट होते हैं, पल्मोनरी लिगामेंट के अंदर। ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे किसी ने डबल स्लीव वाला, डबल सिलाई वाला कोट पहना हुआ हो और वो नीचे की तरफ हैंगिंग हो, तो ये वो ऐसा लगता है। रिसेसिस देख लिए, प्लूरा देख लिए वो। हाँ, प्लूरा की नर्व सप्लाई, आपको एक सिंपल सा रूल किसी भी प्लूरा पेरिटोनियम का बताऊं कि जो पैराइटल प्लूरा है, जहां वो जिस वॉल के साथ लगा होता है वही उसकी सप्लाई है। वेरी सिंपल आंसर ये है। तो ये देखें, अगर जब यहाँ ये कोस्टल मार्जिन के साथ लगा हुआ है तो इसकी कोस्टल स्पेसिस वाली सप्लाई होगी, इट विल बी सप्लाइड बाय इंटरकोस्टल नर्व्स। ये वाली सरफेस इसके डायफ्राम के साथ लगी हुई है, इसकी डायफ्रामेटिक सप्लाई होगी। वही डबल डायफ्राम वाली सेंटर से फ्रेनिक, साइडों से लोअर सिक्स इंटरकोस्टल। जो मीडियस्टल सरफेस है तो मीडियस्टल सरफेस फ्रेनिक नर्व से होगी, वही इसकी सप्लाई। अच्छा, यहाँ देखें, थोड़ा सरफेस मार्किंग के हिसाब से आया हुआ है, ये सरफेस मार्किंग भी आ जाती है थोरेक्स की। ये वाली कौन सी रिसर्च नजर आ रही है? ये वाली जहाँ मेरा पॉइंटर है, ये देखिए यहाँ लंग, ये लंग ऊपर रह गया है, रिसर्च नीचे तक जा रही है। और ये वाली कौन सी नजर आ रही है देन? ये वाली और ये वाली कोस्टोमीडियस। ठीक है। अच्छा, अब लंग के ना लोअर मार्जिन देखें और लंग का जो है ना उसका मार्जिन देखें। आप ना एट द लेवल ऑफ मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन, और जो है ना पोस्टीरियर नियर द रिब देखते हैं। अब मिड क्लेविकुलर लाइन, क्लेविकल के मिड से लेके जो लंग है, ये देखें सिक्स रिब। मिड क्लेविकुल एक्सिलरी लाइन में एट रिब, और बैक पे देखें तो टेंथ रिब। ठीक है। लंग को देखें, सिक्स रिब, एट रिब,
टेंथ रिब, मिड क्लेविकुलर, मिड एक्सिलरी एंड पोस्टीरियर जो है मिड लाइन। तो ये लंग का है। लेकिन अब आप इसको देखें प्लूरा को, उसी के नीचे देखें प्लूरा एट्थ रिब, यहाँ दो रिब्स नीचे टेंथ रिब और यहाँ दो रिब्स नीचे ट्वेल्थ रिब। तो अब देखिए लंग्स के ये लोअर मार्जिन का वैसे एमसीक्यू भी बाय द वे आता है। लंग्स का लोअर मार्जिन मिड क्लेविकुलर सिक्स, मिड एक्सिलरी एट्थ और पीछे पोस्टीरियर मिड लाइन 10। और जो प्लूरा है मिड क्लेविकुलर 10, मिड क्लेविकुलर 8, मिड एक्सिलरी 10 और पोस्टीरियर मिड लाइन 12। तो आप ये देख ले कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस इट इज टू वर्टिब्रा, टू वर्टिब्रल स्पेसेस डीप यानी हाइट होती है। तो ये कंपैरेटिवली सेफ स्पेस होती है आपको नीडल डालने के लिए, कि इसमें आप डालेंगे तो आपको पता है कि आपकी नीडल डायफ्राम तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो ये इसका इंफीरियर मार्जिन वाली आपको मैंने बात करनी थी। आगे चलते हैं। देखें स्टैंडिंग में ही हम आमतौर पे लेते हैं इसको। आपने इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन वाली बात आप सिंपली ये याद रखें जो मैंने आपको बताया, 6, 8, 10 लोअर मार्जिन ऑफ लंग, और जो है 8, 10, 12 प्लूरा, इसमें एक्सेप्शन आ जाएंगे। स्टैंडिंग ये है स्टैंडिंग में ही। लेकिन जब एक बंदा स्टैंडिंग में ये जो मैंने आपको फिगर्स बताई है 6 से 10, और जो है ना ये मैंने आपको बताई है एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन, एट द एंड ऑफ इन एक्सपायरेशन। जब एक बंदा ना फुल डीप ब्रेथ लिया हुआ हो देन लंग विल कम डाउन टू दीज लेवल्स, फुल इंस्पायरेशन के अंदर। ठीक है, देन लंग विल कम डाउन टू 8, 10, 12। ठीक है, तो फर्क स्टैंडिंग सिटिंग से ज्यादा, स्टैंडिंग सिटिंग से भी थोड़ा सा फर्क आता है, लेकिन ज्यादा फर्क इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन से आता है। इसीलिए जब आप में से किसी ने वो टैप किया हो, प्लूरल टैप किया हो, पस निकालनी हो, तो आप उस बंदे को बिठाते हैं, सामने की तरफ झुकाते हैं, उसकी बैक से नीडल डालते हैं बिलो और तकरीबन 10th 11th स्पेस में। एंड आप नीडल डालते हैं उसको जब कह के कि अच्छा आप सांस निकालो, एक्सहेल करो, देन यू प्रेस द नीडल, ताकि लंग उसका बचा रहा है, क्योंकि उसने इंस्पायर किया वो देन लंग लग सकता है, लंग जितना ऊपर होता है। ठीक, नर्व सप्लाई फ्लूरा आपको वही बताई कि जो जहाँ की नर्व सप्लाई जिसके साथ जुड़ा होता है उसकी साइडों पे देखें। अच्छा, पैराइटल प्लूरा का एक बेसिक सा रूल है कि पैराइटल प्लूरा की सेंसेशन सोमैटिक होती है, जिस तरह स्किन की सेंसेशन होती है ना, टच का भी पता चलेगा, फ्रिक्शन का भी पता चल जाएगा, हीट कोल्ड का भी पता चलेगा। और जो विसरल है, जो विसरा के साथ लगी होती है उसकी नर्व सप्लाई विसरा जैसी होती है कि मुश्किल से स्ट्रेच का इस्कीमिया का ही पता चलता है। ठीक, तो पेरिफ्री की ये देखें इंटरकोस्टल नर्व्स T10 11, सॉरी 12 नहीं शामिल क्योंकि 12 बिलो डायफ्राम है। इंफीरियर सरफेस देखिए साइड वाली लोअर सिक्स, मिडल वाली फ्रेनिक। ठीक है, और मीडियल सारी फ्रेनिक से। और अंदर विसरल वाली जो भी लंग का जो भी सारा प्लेक्सस पल्मोनरी प्लेक्सस होगा वो ही उसको भी सप्लाई कर पाएगा। ट्रेकिया, ट्रेकिया हम लेरिंग्स का लोअर एंड किया था, किसी को याद है क्रिक्वार्ड कार्टिलेज किस लेवल पे था? कल हमने बात की थी, बल्कि हमने लिखा हुआ ही है T6। क्रिकॉइड कार्टिलेज के नीचे जो भी स्ट्रक्चर है ट्यूब शुरू होती है उसको हम ट्रेकिया कहते हैं। क्रिकॉइड कार्टिलेज में शुरू होती है, बाइफर्केशन पे खत्म होता है ट्रेकिया। इनके स्पाइनल लेवल्स क्रिकॉइड कार्टिलेज C6 से शुरू होती है और बाइफर्केशन स्टर्नल एंगल के लेवल पे खत्म होती है, जो बिटवीन एट द लेवल ऑफ इंटरवर्टिबल डिस्क ऑफ T4 T5 था। ठीक है, तकरीबन 5 इंचेस इसकी लेंथ होती है, 1 इंच डायमीटर होता है। कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, पोस्टीरियरली इनकम्प्लीट होते हैं और उनके दरमियान ट्रेकियालिस मसल होता है। और इसका फंक्शन ये होता है कि कोई बोलो सा फूड आए तो वो गुजर सके आगे, इसकी वजह से। यही मोटी मोटी बातें थी। क्रिकॉयड, कैरिना, C6 T4 5 इनकम्प्लीट रिंग्स, उनके दरमियान स्पेसेस और वो सारा। पहले आगे आते हैं ट्रेकिया के रिलेशंस। एंटीरियरली रिलेशंस वही, अगर आपने मीडिएशन वाली तस्वीरें देखी हुई है, एंटीरियरली वही वाली आर्टरीज, ये देखिए ये वाली आर्टरी ब्रेकिस वाली आर्टरी, ये वाली आर्टरी आपकी लेफ्ट कॉमन करोटिड आर्टरी, ये वाली वेन जो है आपकी लेफ्ट ब्रेकिस वाली वेन, इसके अलावा इसके फ्रंट पे थाइमस होगा, वो सारा कुछ। तो एंटीरियरली और उसके आगे इंफीरियर हाइट, स्टर्नो हाइट, स्टर्नोथोरैक्स मतलब, ये देखिए स्टर्नम, थाइमस, लेफ्ट ब्रेकिस वाली वेन, ब्रेकिस वाली एंड कॉमन करोटिड आर्टरीज, एंड ऑफ कोर्स जैसे आर्च ऑफ एओर्टा इसके फ्रंट से गुजर रही है। इसके पोस्टीरियरली इसोफेगस होगा और इसोफेगस और उसके दरमियान वो होगी लेफ्ट रिकरेंट लेंजल नर्व होगी।
और राइट साइड पे इजाइगस वेन गुजर रही होती है, वो मैं कल के लेक्चर में इंशाल्लाह बात जाएगी, आज नहीं। और इजाइगस वेन है वेगस एंड प्लूरा, नर्व्स के पाथवेज हम इंशाल्लाह कल करेंगे, वेगस और उसके। देन लेफ्ट साइड पे ये देखें आर्च ऑफ एओर्टा का रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्च ऑफ एओर्टा ये देखिए ऐसे क्रॉस करके इसके लेफ्ट से जाके लेफ्ट ब्रोंकस के ऊपर से लेफ्ट ब्रोंकस की बैक पे चली जाती है। और फिर उसके अलावा ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड ऊपर जाके इसके लेटल हो जाती है, और नीचे इसके इंटीरियर की ऊपर जाके लेटल हो जाती है, लेफ्ट सबक्लेवियन। ठीक है, आर्च ऑफ एओर्टा, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सबक्लेवियन, ताकि वेगस रनिंग उधर भी राइट पे भी वेगस रनिंग थी और इधर भी वेगस रनिंग हो गई। और जो है प्लूरा आ जाता है, ये देखिए प्लूरा ऑफ द लंग, ये इस साइड पे आ गया। अच्छा, वैसे जो एब्डोमेन है ना, जो आपके लिम्स हैं, उनके अंदर आपको मसल्स और नर्व्स और उनके फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कौन सी रूट वैल्यू, कौन सा रिफ्लेक्स, कहाँ की नर्व सप्लाई। तो आपके एब्डोमेन और ये ब्रोगिस्टा वाली जगह है ना, एब्डोमेन एंड थोरैक्स, यहाँ आपके रिलेशंस एंड लिम्फेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ नर्व्स वगैरह को शायद, वो नर्व्स कह रहा हूँ, मसल्स वगैरह को खास नहीं पूछते। राइट ब्रोंकस, यहाँ आपको दिखा दूँ, राइट ब्रोंकस जो था ना, वो इस पिक्चर में थोड़ा बेटर नजर आ रहा था। राइट ब्रोंकस शॉर्ट लेंथ का होता है, थोड़ा वर्टिकल होता है, और हाई डायमीटर लार्जर डायमीटर हॉरिजॉन्टली या ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है, और डायमीटर इसका नैरो होता है। तो जब भी किसी बंदे के फॉरेन बॉडी जाए, देयर इज मोर चांस ऑफ गेटिंग इनटू द राइट ब्रोंकस एज कम्पेयर टू द लेफ्ट ब्रोंकस। ठीक है, तो बाकी जो है इसके ब्रोंकस के लोब्स भी दिखा दूं आपको, तो राइट साइड पे दो लोब्स हैं, लेफ्ट साइड पे तीन है। तो राइट साइड पे देखें एक सुपीरियर लोबार और ये इंफीरियर लोबार, और लेफ्ट साइड पे सुपीरियर मिडिल और इंफीरियर लोबार ब्रोंकल्स। तो ये जो है फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट मेन ब्रोंकस या प्रिंसिपल ब्रोंकस, फिर ये लोबार ब्रोंकस होते हैं तीन, इस साइड पे दो, फिर आगे लोबुलर ब्रोंकस आ जाते हैं, सेगमेंटल ब्रोंकस आ जाते हैं, और बहुत सारी कहानी में उस पे जाते हैं। ठीक है, तो ब्रोंकाई आपने देख लिया। और एक और बात मुझे बताएं कि राइट साइड पे कौन सी में, राइट साइड में जाने का ज्यादा चांस है, और जो है सॉरी, राइट साइड पे तीन है, लेफ्ट पे दो है, मैं गलती कर गया था। राइट साइड पे तीन है, लेफ्ट पे दो है। राइट साइड पे सुपीरियर मिडिल इंफीरियर है, और लेफ्ट पे सुपीरियर इंफीरियर। इन हेयर ब्रोंकस जो है राइट पे जाने का ज्यादा चांस है, और ऑफ कोर्स ड्यू टू ग्रेविटी मिडल और लोअर में जाने का चांस ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सुपीरियर। लंग लोकेशन आपने देख ली थी, विद इन वो था रिबकेज, thoracic कैविटी, मीडियम के ऑन ईदर साइड, लोअर मार्जिन की आपने सरफेस मार्किंग भी देख ली थी। ब्रोंकोस्कोप वही ना, आपने जहाँ लेके जाना है, लेकिन वही वाली बात है कि राइट पे ज्यादा आसानी से चला जाता है, क्योंकि वो राइट स्ट्रेट ट्रैकिया की इन लाइन ज्यादा है, तो राइट पे ज्यादा आसानी से चला जाता है। तो लंग्स आपने देख लिया कि दोनों साइड पे हैं, thoracic कैविटी के अंदर है, मीडियस्टम के दोनों साइड पे हैं। ब्रोंकस आपने जहाँ लेके जाना है लेके जा सकते हैं, आपके कंट्रोल में होता है, लेकिन वही वाली बात, यही फॉरेन ऑब्जेक्ट वाली कहानी ज्यादा चलेगी। ठीक है, सीधा सीधा रास्ता बन रहा है ना, ये देखें, यहाँ से सीधा सीधा ये रास्ता बन रहा है, ये तो वो राइट इंफीरियर में जाने के सबसे ज्यादा चांस होंगे। वो रास्ता सीधा बन रहा है, उसको मुड़ना नहीं पड़ रहा। और ये बाय द वे यही गलती ड्यूरिंग आपकी एंडोट्रेकियल इंटुबेशन भी होती है। अगर आप इसीलिए जब एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं, तो फटाफट दोनों लंग सुनते हैं कि वो राइट में तो नहीं चला गया। अगर आपने इंटरट्रेकियल ट्यूब बहुत आगे तक डाल दी है, तो राइट में चली जाती है और लेफ्ट लंग परफ्यूज नहीं होता। अच्छा, लंग्स में आपका वही वाली बात कि लंग्स के लोकेशन शेप जो है, लोकेशन आपको बता दी, दोनों साइडों पे thoracic कैविटी में है, मीडियस्टम के दोनों साइडों पे है। शेप इसकी पिरामिड जैसी होती है, इसकी तीन सरफेसेस होती हैं, ये वाली सारी लेटरल सरफेस, एंटीरियर से लेकर लेटरल तक सारी, इसको हम कोस्टल सरफेस कहते हैं, क्योंकि आगे भी रिब्स हैं, साइड पे भी रिब्स हैं, बैक पे भी रिब्स हैं। सारी कोस्टल सरफेस है। नीचे से अगर देखिए ये डायफ्रामेटिक सरफेस है, और मीडियल सरफेस से देखें तो ये मीडियस्टल सरफेस है, और ये ठीक। तो एपेक्स बेस मीडियस्टल कोस्टल एंड डायफ्रामेटिक सरफेस हो गए, एपेक्स बेस मीडियस्टल डायफ्रामेटिक या इंफीरियर, और बाकी ये कोस्टल सरफेस हो गई। एपेक्स मैंने आपको बताया था फर्स्ट टिप से ऊपर जाता है, ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नेक की इंजरीज के अंदर न्यूमोथोरक्स हो सकता है। और आगे बॉर्डर्स हो गए, मीडियस्टम और कोस्टल सरफेस के दौरान ये इंटीरियर, बैक पे मीडियस्टम और कोस्टल के दरमियान पोस्टीरियर, और दोनों सरफेसेस का इंफीरियर मार्जिन के साथ ये वाला सारा जो मार्जिन है, दिस इज इंफीरियर मार्जिन। ठीक। फिशर्स राइट साइड पे तीन लोब्स हैं, दो फिशर हैं, लेफ्ट साइड पे दो लोब हैं, एक फिशर है।
राइट साइड पे एक ये वाला हॉरिजॉन्टल एंड ये वाला ऑब्लिक फिशर, लेफ्ट साइड पे सिर्फ ऑब्लिक फिशर है। ऑब्लिक फिशर ऐसे पीछे से घूम के तकरीबन एपेक्स तक चला जाता है। ठीक है, तो इसने ऑलमोस्ट लंग को दो हिस्सों में डिवाइड किया होता है। तो राइट साइड पे तीन लोब्स हो गए, अबव, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। अच्छा, जो लोअर वाला है ना, राइट लोब के फिशर्स के लेवल तकरीबन ये फोर्थ स्पेस में होता है, ये वाला हॉरिजॉन्टल। और ये वाला मुझे एग्जैक्ट आपको देख के बताना पड़ेगा, आपको चले एंड में बता देखना पड़ेगा, मुझे जुबानी याद नहीं आ रहा। ये हॉरिजॉन्टल वाला तो फोर्थ के लेवल पे होता है। ठीक है, और ये वाला ऊपर से क्रॉस करके जाता है, मेरा ख्याल, ये मैं आपको देख के बता दूंगा एंड में ना, बुक खोल के देख के बता दूंगा। चल, ये वाला फोर के लेवल पे होता है। अच्छा, ये हो गया फिशर्स। और यही वाले फिशर्स आपको दिखाए हुए, ये देखें फोर्थ रिब, ये देखें फोर्थ रिब की जहाँ अटैचमेंट है ना, यहाँ से हॉरिजॉन्टल फिशर है। लेकिन फोर्थ रिब को फॉलो करें, ये फोर्थ रिब है, इसको जहाँ अटैचमेंट को फॉलो करें तो बिल्कुल इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल फिशर है, आप इसको हॉरिजॉन्टली लेके जाएं, ये फोर्थ है। तो वो फिशर होता है ना, हाँ याद आ गया। तो मिड क्लेविकुलर लाइन, सिक्स रिब वहां से शुरू होता है, और फिर ये इस तरह पीछे घूम के जाके फोर्थ रिब तक जाता है। मैं आपको, आप एक मिनट होल्ड करें जरा, मैं आपको वो दिखाई देता हूँ। आपने सवाल पूछा, बाद में जहन में बात रह जाती है बंदे के। सेकंड, मुझे बुक खोल लेने। लंग्स, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लंग्स, लोअर बॉर्डर ऑफ लंग और फिश। Oblique में आप रीड करके दिखा रहा हूँ स्नेल से। The oblique fissure of the lung can be indicated on the surface by line drawn from the root of the spine of scapula. स्पाइन ऑफ स्कैपुला आपको याद होगा, T3 के लेवल पे थी। Laterally and anteriorly following the course of sixth rib to the sixth costochondral junction। ठीक है, तो ये इसकी सारी कहानी है कि सिक्स कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन से लेके आप सिक्स ट्रिप को फॉलो करते चले जाएंगे, और बैक पे जाके तकरीबन फोर, यहाँ इस पिक्चर में इन्होंने फोर बनाया हुआ है, ये नेटर है। और स्नेल ने कहा हुआ है कि तकरीबन फोर और T3 या फोर, और मोस्टली वैसे कहते हैं फोर्थ के लेवल पे वो खत्म होता है। चले, ये फोर या थ्री के लेवल पे वो ऊपर जाके सिक्स ट्रिप को फॉलो करता है। बाकी रूट ऑफ द लंग, ये पिक्चर भी याद करने वाली है, मेरे ख्याल स्नेल में भी बनी हुई है, वो भी याद कर लीजिएगा। राइट हैंड, लेफ्ट ऑफ द लंग। अच्छा, मैं अब लंग के अंदर तीन बड़ी चीजें होंगी, एक छोटी चीज। तीन बड़ी चीजों में जो है, एक सेकेंड, एक ब्रोंकस ऐड हो रहा होगा, आ रहा होगा, एक पल्मोनरी आर्टरी आ रही होगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके, एक पल्मोनरी वेन होगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके। तो एंटीरियरली मोस्ट वेन होती है, देन पोस्टीरियरली आर्टरी होगी, उसके पीछे ब्रोंकस होता है। ये राइट साइड की है। और लेफ्ट साइड की देखें तो एंटीरियर, वही एंटीरियरली वेन है, देन आर्टरी थोड़ी ऊपर करके होती है और बैक पे वेन। अच्छा, अब राइट साइड का क्या शोल था, कि ना राइट साइड पे ट्रेकिया आने के बाद ना दो ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है, एक एप आर्टीरियर ब्रोंकस और एक हाई आर्टीरियर ब्रोंकस। तो सुपीरियर लोब अलग हो जाता है, इंफीरियर लोब के फर्दर दो अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो लंग के अंदर ये ना ऐसे दोनों ही आ जाते हैं, सुपीरियर अलग और इंफीरियर, यानी एप आर्टीरियल और हाई आर्टीरियल ब्रोंकस आ जाते हैं। तो अब नाम से ही पता चल रहा है कि एप आर्टीरियल अबव आर्टरी, हाई आर्टीरियल बिलो आर्टरी। तो ये देखें अब, जो एप आर्टीरियल, जो राइट लंग के अंदर सबसे सुपीरियर हाईएस्ट स्ट्रक्चर जो है वो, सुपीरियर स्ट्रक्चर जो है वो एपार्टियल ब्रोंकस है, ब्रोंकस टू द सुपीरियर लोब। ठीक है, ये वाला हाइपार्टियल ब्रोंकस है, ये मिडल एंड इंफीरियर लोब्स को जा रहा है। ठीक है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी से ऊपर वाला एपार्टियल ब्रोंकस होगा, उसके लेवल पे उससे नीचे हाइपार्टियल ब्रोंकस होगा। बाकी दो पल्मोनरी वेन्स होंगी, हार्ट के अंदर भी दो ही जाती है। ठीक, ये पल्मोनरी वेन्स हैं। और यहाँ देखें तो इसमें हाईएस्ट स्ट्रक्चर ब्रोंकस नहीं है, इसमें हाईएस्ट स्ट्रक्चर जो है वो पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, ये एमसीक्यू आता है कि हाईएस्ट स्ट्रक्चर इन राइट लंग इज एपार्टियर ब्रोंकस, हाईएस्ट स्ट्रक्चर इन लेफ्ट लंग इज पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और सबसे नीचे पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी लिगामेंट। अब आता है सवाल आपको इनका रिलेशन का।
thoracic इनलेट से आपने दो नर्व्स फॉलो की थी, वेगस और एक आपने फ्रेनिक। तो वेगस इज ऑलवेज पोस्टीरियर टू द लंग रूट, ये देखिए ये बैक से गुजर रही है, एंड फ्रेनिक इज ऑलवेज एंटीरियर टू द लंग। अब हम देखते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं। अब राइट लंग रूट है, इसके आगे देखें हार्ट पड़ा होगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा ऊपर पार्ट के आगे एंटीरियरली राइट एट्रियम होगा, और आगे सुपीरियर वेना केवा इसके एंटीरियर रिलेशन में आ जाता है। और इसके साथ ये देखिए ये गुजर रही है फ्रेनिक नर्व, और फ्रेनिक नर्व के साथ वो पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी एंड वेन, ये इसके इंटीरियर रिलेशन में चीजें आ गई। पोस्टीरियर रिलेशन में आप देखें तो वेगस नर्व और ये जो है इसोफेगस एंड ऑल्सो ये एजाइगस वेन, ये इसके पोस्टीरियर रिलेशन में चीजें आ गई। इंफीरियर रिलेशन में देखेंगे तो लंग रूट के नीचे पल्मोनरी लिगामेंट है, और सुपीरियर रिलेशन में देखेंगे तो आर्च ऑफ वो एजाइगस वेन आर्चिंग ओवर द लेफ्ट राइट लंग रूट। तो एजाइगस वेन राइट लंग रूट के ऊपर से होती हुई पे मैंने क्या बोलना चाहती, यही चीजें यहाँ नजर आ रही है, आर्च ऑफ आर्च ऑफ एजाइगस वेन और पीछे एसोफेगस। ठीक है, एजाइगस वेन का सवाल खास तौर पे आता है, और एजाइग आपको वेगस एंड फ्रेनिक का रिलेशन इसका सवाल आता है। लेफ्ट का देखिए, वेगस और फ्रेनिक की वही कहानी है, फ्रेनिक फ्रंट से, वेगस बैक से। ठीक, बाकी क्या चीजें फ्रंट पे देखेंगे तो वही फ्रेनिक नर्व, उसके साथ लेफ्ट साइड के पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी एंड वेन। बैक पे देखेंगे तो आप जो है वही वेगस नर्व, वही बैक से गुजरिए, एक बड़ी चीज डिसेंडिंग एओर्टा। और इसका सुपीरियर रिलेशन जब आप देखेंगे तो सुपीरियर रिलेशन में आर्च ऑफ होता है, राइट के सुपीरियर रिलेशन में आर्च ऑफ एजाइगस वेन थी, टर्मिनल पार्ट ऑफ एजाइगस वेन, इसकी सुपीरियर रिलेशन में टर्मिनल वो आर्च ऑफ होता है। ठीक है, तो ये इसके रिलेशन है, इंफीरियरली वो ही पल्मोनरी लिगामेंट है। तो रूट ऑफ द लंग के सवालों में से रिलेशन का सवाल एंटीरियर पोस्टीरियर, खास तौर पे आपको वेगस टर्निंग पता हो, पोस्टीरियर में पता हो लेफ्ट में डिसेंडिंग होता है, और सुपीरियर रिलेशन में आपको पता हो कि राइट में एजाइगस और उसमें वो है आर्च। और विद इन द रूट आपको ये सवाल आपको आने चाहिए कि राइट साइड पे मोस्ट सुपीरियर स्ट्रक्चर एपार्टियर ब्रोंकस है, लेफ्ट साइड पे मोस्ट सुपीरियर स्ट्रक्चर आपका वो है पल्मोनरी आर्टरी। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, आपको लंग को अपने लोब्स में डिवाइड किया। ब्रोंकस या सेगमेंटल ब्रोंकस ऐड हो रहा है, और एपेक्स से पल्मोनरी आर्टरी। इस स्नेल की पिक्चर इन्होंने आर्टरी को रेड किया हुआ है, रिगार्डलेस कि आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, तो ब्लू और रेड से अपने कंफ्यूज नहीं होना। रेड का मतलब आर्टरी है, ब्लू का मतलब वेन है, और लंग्स में ऑफ कोर्स आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड एंड वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो एपेक्स से ब्रोंकस ऐड हो रहा है, साथ ब्रोंक्यूलर आर्टरीज वगैरह ऐड हो रही होती हैं, और साथ ही आपका पल्मोनरी आर्टरी ऐड होती है। वो अंदर गया, डिवाइड हुआ मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल टाइम्स, डिवाइड होता होता एल्वियस तक पहुंच गया, वहां एक्सचेंज हुआ, वहां से अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाली पल्मोनरी वेन्स बनी। पल्मोनरी वेन्स जो है वो ट्रायंगल की एपेक्स से वापस नहीं जाती, वो दो सेगमेंट्स, अब यहाँ अगला सेगमेंट पड़ा होगा इस जगह पे ऐसे। ठीक है, तो अगले सेगमेंट, दो सेगमेंट्स के दरमियान जो सेप्टा है या जो कनेक्टिव टिश्यू है वो उसके अंदर रन करके वापस जाती है। तो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के सेप्टम के अंदर से वेन्स एंड लिम्फेटिक्स गुजरती हैं, और एपेक्स और सेंटर से आर्टरी ब्रोंकस और ये सारी चीजें आ रही होती हैं। ठीक है, सब डिवीजन ऑफ लंग लोब है, पैरामिड की एपेक्स बेस वाली बात होगी, सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू हो गया, सेगमेंटल ब्रोंकस, सेगमेंटल आर्टरी, लिम्फ वेसल, ऑटोनॉमिक नर्व्स इसकी अपनी होती हैं, वेन्स कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन एडजेसेंट ब्रोंकस होती है। और ये इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर किसी बंदे की लंग में किसी पार्ट ऑफ लंग की इंजरी हुई हुई हो, या इन्फेक्शन हुई हुई हो, या कैंसर हुआ हो, आपने रिमूव करना हो, देन यू डोंट रिमूव अ रैंडम चंक ऑफ लंग, यू रिमूव सेगमेंट्स। तो आप ये देखिए यहाँ से आप गिरा लगाएंगे, ब्रोंकस को भी, आर्टरीज को भी, हर चीज को भी, अराउंड दिस पाथवे आप जो है पूरा ब्रोंकस रिमूव कर देंगे। इसका फायदा ये होगा कि बहुत ज्यादा लीकेज और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी। ठीक है, वरना तो बहुत सारे ब्रोंक्योल्स खुले रह जाते। ये जो है आपके सेगमेंटल ब्रोंकस हैं। सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, राइट साइड पे तीन लोब्स से, अपर लोब के तीन सेगमेंट्स हैं, एपिकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर। मिडल में दो लोब्स हैं, लेटरल, मीडियल, एंड राइट इंफीरियर में तीन है, पांच है, सुपीरियर, मीडियल, एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर। सिमिलरली लेफ्ट साइड पे 10 है,
उसमें फ़र्क इन दो का ही है। यहाँ एपिकल पोस्टीरियर एंटीरियर वही है, और यहाँ जो लेटरल मीडियल थे उनकी जगह सुपीरियर लिंगुअल इंफीरियर लिंगुअल है, और बाकी वही सुपीरियर मीडियल एंटीरियर लेटरल पोस्टीरियर। अच्छा, आई एम सॉरी टू से, ये आपको तरतीब में याद करने होंगे कि 10 तरतीब में याद करने हैं आपने कि 2 नंबर कौन सा है, 5 नंबर कौन सा है, 6 नंबर कौन सा है, क्योंकि सीपीएसपी को इस तरह सवाल पूछने का शौक है। ठीक है। बाकी लंग्स की, बाकी ब्लड सप्लाई